नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है 7 फेरों का बंधन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी सामाजिक पारिवारिक कहानी है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे भाई दुर्गा प्रसाद जी, आप इस शहर में हैं? हम तो सोच रहे थे शायद बच्चों के पास चले गए हैं आप। लंबा अरसा हो गया है आपको देखे। क्या बात है, ईद का चांद हो गए आप तो। मार्केट में आज कई दिनों बाद दुर्गा प्रसाद जी और उनके मित्र मोहन जी का आमना सामना हुआ। कभी वे दफ्तर में सहयोगी और अच्छे मित्र रहे थे, किंतु रिटायरमेंट के बाद अचानक दुर्गा प्रसाद जी का अपने मित्रों से संपर्क टूट गया। बस यही शिकायत मित्र मोहन ने उनसे की। ऐसी बात नहीं है मोहन जी, मैं यही हूँ, दुर्गा प्रसाद जी गंभीर मुद्रा में बोले। फिर क्या बुढ़ापे में भी भाभी जी ने अपने पल्लू से बांध रखा है? मोहन जी ने हंसते हुए कहा, अम्मा यार, रिटायर हो गए हो, दादा दादी बन गए, अब तो घर गृहस्थी से रिटायरमेंट लेकर थोड़ा समय समाज और अपने मित्रों के साथ गुजारो। तुम ठीक कहते हो मित्र, दुर्गा प्रसाद जी ने गंभीरता से कहा, किंतु कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे मुक्त नहीं हो पाया हूँ। बस उनके ही निर्वाह में व्यस्त हूँ। अजी, इस उम्र में तो जिम्मेदारियों के बंधन से मुक्त हो लीजिए, वरना ये तो तमाम उम्र पीछा नहीं छोड़ेंगी। मोहन जी ने अपने मित्र की पीठ पर हल्के से धौल जमाया। बहुत जी लिए परिवार के लिए, घर गृहस्थी के लिए। अब घर गृहस्थी के दायित्व बच्चों पर छोड़कर कुछ अपने लिए भी जियो। दुर्गा प्रसाद जी बोले, कहते तो तुम ठीक हो मोहन, मगर हमेशा अपना चाहा होता कहाँ है। फिर मैं समझता हूँ सबसे पहले गृहस्थ के दायित्व है। अगर उनका निर्वाह भलीभांति हो सके तो फिर समाज सेवा की ओर रुख करना उचित रहता है। अब मोहन थोड़े गंभीर हो गए। अपने मित्र की ओर बारीकी से देखते हुए बोले, अरे भाई, जरा अपनी ओर देखो तो। कभी अप टू डेट रहने वाले दुर्गा प्रसाद जी आज कैसे बिखरे बिखरे से नजर आ रहे हैं। आज भी आपके चेहरे पर वही चिंता की रेखाएं हैं जो उस समय हुआ करती थी। दुर्गा प्रसाद जी ने उत्तर दिया, तुमने सही पहचाना मोहन। दरअसल हम पुरुषों के चेहरे की मुस्कान के पीछे जो शक्ति होती है ना, वह शक्ति मेरी छिन्न भिन्न हो गई है भाई। अरे यार दुर्गा प्रसाद, कोड वर्ड में बातें करने की आदत गई नहीं आपकी। यूं भी आपसे तो बहस में ना कभी पहले जीते थे, ना अब जीत पाएंगे। ऐसे कौन से घरेलू दायित्व हैं जो आपके बिना हो ही नहीं सकते? और यह किस शक्ति के छिन्न भिन्न होने की बात आप कर रहे हो? दुर्गा प्रसाद जी थोड़े उदासी भरे स्वर में बोले, मोहन, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी भाभी यानी कि मेरी पत्नी राधा, उसकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। अरे क्यों, क्या हुआ भाभी जी को? वह बीमार है और समस्या कुछ गहरी है, सो इन दिनों उसकी ही देखभाल में लगा हुआ हूँ। दुर्गा प्रसाद जी बोले, किंतु आप क्यों? आपके तो दो दो बेटे हैं, एक बेटी है, और भगवान की कृपा से सभी अच्छी पोस्ट पर भी हैं। मोहन ने थोड़ा आश्चर्य जताते हुए पूछा, हाँ है तो, बिल्कुल है। ईश्वर उन्हें उनकी मेहनत का फल दे। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ मोहन। मेरे दोनों बेटे और बहुएं, यहाँ तक कि हमारे दामाद भी बहुत विनम्र और हमारा सम्मान करते हैं। अरे तो उन्हें करनी चाहिए ना देखभाल। इस उम्र में आपको स्वयं को क्या जरूरत इस काम में पड़े रहने की? मोहन जी ने पूछा, इस उम्र में तो आपको भी आराम की आवश्यकता है। दुर्गा प्रसाद जी ने जवाब दिया, मोहन बाबू, माली अपनी बगिया को हरी भरी देखने के लिए ही तो बड़े मनोयोग से उसकी देखभाल करता है कि एक दिन ये पौधे बड़े होकर पुष्पित होंगे और उसकी बगिया फूलों से महक उठेगी। फिर जब बगिया के महकने का समय आया तो कैसे उन पौधों को मुट्ठी में भींचकर उनके विकास की संभावनाएं छीन लूं? अरे भाई दुर्गा प्रसाद, आपकी बातें ये गोलमोल बातें हैं।
मेरी समझ से परे है। कुछ सामान्य शब्दों में समझाएंगे? दुर्गा प्रसाद जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे सीधे सीधे कहूँ तो माता पिता हमेशा अपने बच्चों की तरक्की के लिए ही तो जीवन भर संकट झेलते हैं। आप तो गवाह हैं, कैसे कम आमदनी में गुजारा करके मेरे बच्चों ने बिना ट्यूशन के अपनी मेहनत से आज कोई मुकाम हासिल किया है। अब वे अच्छे पद पर हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इस बात का गर्व है मुझे। किंतु वे दोनों दूसरे शहर में पदस्थ हैं, भला नौकरी छोड़कर कैसे आ सकते हैं? अरे तो आप ही चले जाइए वहाँ, इस उम्र में वैसे भी हारी बीमारी लगी रहती है। मैं समझता हूँ ऐसे में बच्चों के पास रहना ही उचित है। आखिर फर्ज है उनका माता पिता की देखभाल करना। हमने भी तो उनके प्रति दायित्व निभाए हैं। हाँ हाँ मोहन जी, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कभी अपना फर्ज निभाने से इनकार नहीं किया। रही बात उनके पास जाने की, सो चले जाते अगर कुछ दिन की बात होती तो। किंतु राधा की बीमारी ऐसी है कि उसके ठीक होने की संभावना ना के बराबर है। फिर ऐसे में बच्चों के पास रहकर उन्हें भी परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगता। दुर्गा प्रसाद जी ने अपना पक्ष रखा। कभी ठीक ना होने वाली बीमारी? आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है भाभी जी को? मोहन, दरअसल राधा को अल्जाइमर है। अल्जाइमर? इसका मतलब उनकी याददाश्त? हाँ हाँ, उसकी याददाश्त जा चुकी है। ओह! मोहन जी ने संवेदना जताई। खेद जताते हुए बोले, क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स का कहना है कि राधा अपनी स्मृतियां खो चुकी है। अक्सर मानसिक तनाव के चलते मस्तिष्क में यादों को इकट्ठा करके रखने वाली तंत्रिका मर जाती है। न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन टूट जाता है। राधा के साथ भी यही हुआ है। मोहन जी को आश्चर्य हो रहा था। बोले, लेकिन अचानक यह बीमारी भाभी जी को कैसे हुई? क्या पहले से कोई? अरे पहले से कोई क्या कह सकता है मोहन बाबू। दरअसल हमारे परिवार में पहले तो स्त्रियां स्वयं ही अपने प्रति लापरवाह होती हैं। फिर परिवार भी अपनी व्यस्तताओं के चलते उनकी ओर से उदासीन रहता है। किंतु मोहन जी बोल पड़े, आपके और भाभी जी के बीच संबंध तो मधुर रहे हैं, फिर तनाव कैसा? अरे जरूरी नहीं पति पत्नी के बीच ही तनाव उपजे। गृहस्थ के कई दायित्व होते हैं। जब ब्याह होता है तो ये संबंध केवल पति पत्नी का आपसी संबंध न होकर दो कुलों, दो खानदानों के बीच का संबंध हो जाता है। तुम तो जानते हो, मेरे विवाह के समय हमारे आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। फिर माता पिता और एक जवान बहन की जिम्मेदारी भी एकमात्र पुत्र होने से मेरे ही ऊपर थी। इसलिए नौकरी में प्रमोशन के चक्कर में घर से 20 बरस दूर रहा। बच्चों की पढ़ाई में हर्जा ना हो, इसलिए राधा और बच्चों को माता पिता के पास ही रखा। ओह, आपका मतलब परिवार की समस्या रही भाभी जी की बीमारी के जड़ में? दुर्गा प्रसाद जी हाथ मलते हुए बोले, मैं यह भी नहीं कह सकता, क्योंकि राधा ने एक आदर्श बहू के सभी दायित्व बहुत अच्छे से निभाए हैं। तो फिर भैया क्या परेशानी रही होगी? मैं भी यही सोचता हूँ। हो सकता है मुझसे दूर 3 बच्चों की परवरिश के दौरान आर्थिक परेशानियों के रहते राधा ने कई समस्याओं का सामना किया हो, कितनी बार अपनी ज़रूरतों को मारा हो। किंतु मैं परेशान ना हो जाऊं, इसलिए मुझसे अपनी समस्याएं छुपाती रही हो। मोहन जी ने हमदर्दी जताई। हे भगवान, हम अपने भीतर जाने कितने तनाव लेकर जीते हैं। इसका दुष्परिणाम इतना घातक होता है, कभी सोचा ना था। बेहतर है कि हम अपनी समस्याएं, अपने तनाव को एक दूसरे से साझा करें और इस तनाव से मुक्त हो ले। यही बेहतर है ना? वो तो अच्छा है कि आप रिटायर हो तो उनकी देखभाल कर लेते हो, वरना परेशानी होती। वैसे कब से हुई है ये तकलीफ? क्या बताऊं यार, मेरे रिटायर होने के बाद 1 डेढ़ साल तक सब ठीक चला। 2 3 साल पहले शुरू शुरू में राधा रसोई में सामान रखकर भूलने लगी। मुझे लगा काम की अधिकता या उम्र का प्रभाव हो।
उसने जिक्र तो किया था, किंतु मैं समस्या की गहराई को समझ नहीं पाया। फिर धीरे धीरे यह समस्या रोग में बदलने लगी। वह मुझे, बच्चों को और कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी सबको भूलने लगी। तब हमें चिंता हुई और डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तब तक बीमारी दूसरी तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। अब तो स्थिति यह है कि वह अपने ही बच्चों, नाती पोतों, यहाँ तक कि मुझे भी भूल गई है। उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगा है। संभवतः समय से दिखा देते तो कुछ इलाज हो सकता था। हम अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं, किंतु डॉक्टर्स के अनुसार तो इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। जैसे दिल का मरीज ऑपरेशन होने के बाद भी रहता तो दिल का मरीज ही है, ठीक उसी तरह अल्जाइमर का है। कोई इलाज नहीं। मस्तिष्क की कोशिकाओं का एक बार मृत होने के बाद ठीक होना नामुमकिन है। बल्कि अब तो जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, और भी कई बीमारियां साथ चलने लगी हैं। मोहन जी ने बीच में पूछ लिया, आपका मतलब उम्र के साथ ये बीमारी और बढ़ना ही है?" जी बिल्कुल ठीक समझे मोहन बाबू। डॉक्टर्स और परामर्शदाता के अनुसार हम बस रोगी की देखभाल ही कर सकते हैं, बाकी इसका कोई उपचार नहीं है। मोहन जी बोले, वैसे ये बीमारी कम ही देखने में आई है दुर्गा प्रसाद जी। अजय आजकल तो इसके मरीज बढ़ रहे हैं, दुर्गा प्रसाद बोले। अस्पताल में राधा जैसी कई महिलाओं को देखता हूँ मैं। डॉक्टर के अनुसार भी ये बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कुछ अधिक ही देखने में आ रही है। वे कहते हैं महिलाओं का मस्तिष्क तनाव को अधिक गंभीरता से पकड़ता है। तो अब ऐसा क्यों नहीं करते दुर्गा प्रसाद जी कि भाभी जी को लेकर कभी कभार मित्रों के पास मिलने आया कीजिए, ताकि कुछ बदलाव हो और लोगों से मिलकर उन्हें अच्छा लगे। अरे मोहन बाबू, यही तो परेशानी है। दरअसल इस बीमारी के लक्षण ही ऐसे हैं कि इंसान धीरे धीरे समाज से कट जाता है। जो व्यवहार आज राधा का है ना, उससे लोग स्वयं ही उससे मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा क्यों भाई? मोहन जी, आजकल वह कभी कभी बहुत भावुक हो जाती है। बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह व्यवहार करने लगती है। मुझसे ही पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ उसके पास। फिर आपके लिए तो जवाब देना बड़ा मुश्किल होता होगा। क्या करूँ? वह बच्चा बनती है तो मुझे भी बच्चा बन जाना पड़ता है। मैं उसे समझाता हूँ कि मैं तुम्हारा स्कूल का सहपाठी हूँ, हम दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या वे मान लेती हैं आपकी बात? कभी मान लेती हैं, किंतु कभी कभी भ्रम की स्थिति में पड़ जाती है। संदेह करने लगती है मुझ पर। कई सवाल पूछने लगती है, जैसे मैं कहाँ रहता हूँ, हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्या तुम मेरा होमवर्क कर दोगे। और कभी कभी मनोभ्रम की स्थिति में होती है तो स्थिति उलट जाती है। पिछले मंगल को ही कहने लगी, तुम मेरे सहपाठी नहीं हो, तुम कैसे आए यहाँ मेरे घर में, तुम जाओ वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तो फिर क्या किया आपने? क्या करता? उसका विरोध करना यानी उसे नाराज करना है। इससे स्थिति बिगड़ सकती है। सो मैंने कुछ समय के लिए दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। फिर जब उसका आक्रोश शांत हुआ तो बाहर आया। तो दुर्गा प्रसाद जी, स्थिति तो वाकई चिंताजनक है। आक्रोश में वे स्वयं को भी नुकसान पहुंचा सकती है। स्वयं को ही कमरे में बंद कर ले या चोट पहुंचा ले। और ऐसी अवस्था में कई बार हो सकता है भाभी जी आपको भी तो चोट पहुंचा सकती है। कई बार हो चुका है ये तो। तब तो बड़ी दिक्कत है दुर्गा प्रसाद जी, आप सुरक्षित नहीं हैं। क्या करे, अगर वह ठीक होती तो भला ऐसा व्यवहार करती? मैं सोचता हूँ ये वही राधा है जिसने मेरे लिए बरसों करवा चौथ के निर्जला व्रत किए हैं। आप वह आज वह मानसिक विकार के दबाव में ये सब कर रही है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। आखिर जीवन संगिनी है मेरी, मेरे सुख दुख की सच्ची सहचरी है। फिर आपके भोजन की व्यवस्था? भोजन बनाने वाले बच्चों ने लगवा रखी है,
वो रोज भोजन बनाकर चली जाती है, लेकिन राधा का मन होता है तो चुपचाप खा लेती है, वरना बने हुए खाने को ठुकरा देती है और नई नई चीज़ों की फरमाइश करती है। थोड़ी थोड़ी जिद्दी भी हो गई है। ऐसे में मैं ही उसे जैसे तैसे बनाकर खिलाता हूँ। कभी कभी खाना खाकर 5 मिनट के बाद ही भूल जाती है और फिर से खाना मांगने लगती है। कभी खाना न खाने पर भी जब खाना लेकर जाता हूँ तो कहती है, अभी तो खाया है, और कितना खिलाओगे। मैं जानता हूँ बीती स्मृतियों ने उसे घेर लिया है, इसलिए मुझे 24 घंटे उसकी देखभाल के लिए उसके साथ रहना पड़ता है। 20 साल की स्मृतियाँ। सच दुर्गा प्रसाद जी, हैरान हूं मैं आपकी बातें सुनकर। किन विकट स्थितियों से गुजर रहे हैं आप। क्या कर सकते हैं मोहन बाबू, बीमारी किसी को कहकर नहीं आती ना। हो सकता है राधा की जगह अगर मैं इस असाध्य रोग की चपेट में आ जाता तो वो भी तो वही करती जो मैं कर रहा हूँ। मुझे पीड़ा उसकी तकलीफ से होती है, अपनी पीड़ा मुझे कुछ नहीं है। कभी कभी देखता हूँ वह घंटों खामोश बैठी हुई एक टक दीवार को ताकती रहती है। मैं कितनी ही बातें करूं उससे, एक शब्द भी नहीं कहती। और कभी इतनी बातें करती हैं कि मैं सुनते सुनते थक जाता हूँ। मेरी शालीन राधा जो हमेशा संयमित रहती थी, आज बीमारी ने उसे कैसा बना दिया है। कभी वह अकेले रहना चाहती है और मुझे कमरे से बाहर कर देती है। कभी ना जाने कौन कौन सी घटनाएं उसके अवचेतन में दस्तक देती है, जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। ऐसी घटनाएं जिनका हमारे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, उन्हें वह स्मरण करती है, मानो पिछले जन्म की स्मृतियां उसे कुरेद रही है। अच्छा दुर्गा प्रसाद जी, क्या आपने महसूस किया कि भाभी जी किस तरह की बातें करती है। हाँ मोहन बाबू, मैंने इस बात पर गौर किया तो मुझे लगा कि वे बातें जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, संभव है उस समय की बातें हो वे जब मैं सर्विस में बाहर रहता था। इसी से मुझे लगा कि राधा की यादें मरी नहीं हैं। अपने शब्दों में कहूँ तो बस वह उथल पुथल हो गई हैं। सो मैंने अपने से ही एक उपाय खोजा कि मैं राधा से अपने विवाह के बाद के दौर की बातें करता हूँ। मैंने महसूस किया वह उन्हें याद करने की कोशिश करती है। कभी कभी कुछ याद भी आ जाता है, तब उसका व्यवहार पहले जैसा ही सौम्य हो जाता है। इसी से आजकल मैं डॉक्टरों के साथ साथ अपनी यही थेरेपी भी उसे दे रहा हूँ। मैंने महसूस किया विगत दिनों की सुखद और विशेष स्मृतियाँ ऐसे समय में रोगी को बहुत राहत देती है। ये मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है दुर्गा प्रसाद जी। ईश्वर करे भाभी जी स्वस्थ हो जाए। आप उन्हें उनकी प्रिय जगहों पर भी ले जा सकते हैं जहाँ वे पहले जा चुकी है। हो सकता है इससे भी कुछ अनुकूल प्रभाव पड़े। हो सकता है मोहन जी, किंतु फिलहाल तो वह भावनात्मक रूप से इतनी कमजोर हो गई हैं कि जल्द ही किसी के दुर्व्यवहार से आहत हो उठती है। इसीलिए तो बच्चों के पास भी नहीं रहता हूँ। एक तो शहर में वैसे ही 2 बेडरूम के मकान होते हैं, फिर एक अल्जाइमर के मरीज के लिए एक कमरा तो चाहिए ही। एक बार गया भी था राधा को लेकर बच्चों के पास, तब देखा कि जिन नाती पोतों की बलाएं लेती वो थकती न थी, आज उन्हीं नाती पोतों से ईर्ष्या द्वेष करती है। उन्हें अपने हम उम्र समझकर अपना सामान उनसे छुपा कर रखती है। वे पढ़ते हैं तो उनके पेन कॉपी छीन लेती है। बच्चे न देने लगे तो रोने लगती है। ऐसे में न चाहते हुए घर में तनाव की स्थिति बन जाती है। तब मैंने निश्चय कर लिया कि जो है जैसा भी है स्वयं ही सामना करूंगा, बच्चों को परेशान नहीं करूंगा। तो दुर्गा प्रसाद जी, कुछ दवाइयाँ तो दी होंगी डॉक्टर ने ताकि वह कम आक्रामक हो। हाँ दी तो है, लेकिन जब इंसान का बस खुद पर होता ही नहीं तो वो दवाइयाँ भी क्या करेंगी। आजकल तो अपनी दैनिक क्रियाओं का भी उसे ध्यान नहीं रहता। बिस्तर गीला कर देती है। ऐसे में उसे उठाकर उसके कपड़े बदलना, नहलाना धुलाना मुझ बूढ़ी हड्डियों से हो नहीं पाता। इसलिए बच्चों ने राधा को नहलाने उसकी व्यक्तिगत साफ सफाई के लिए एक आया रख दी है।
जो दिन में 2 बार सफाई कर जाती है। अभी वह आई हुई थी, इसीलिए सोचा जरूरी सौदा सुलभ ले आऊं और आपसे भेंट हो गई। सच, मोहन जी बोले, हमें नहीं मालूम था दुर्गा प्रसाद जी आप इस विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। हमने तो सोचा नाती पोते के बीच जीवन का आनंद उठा रहे होंगे, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, हमारे लायक कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइएगा। मोहन जी, सेवा तो क्या कहूँ, बस कभी कभार उचित समझो तो आ जाया करो घर, मिलकर बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ मन हल्का हो जाएगा। आज पूरे 1.5 महीने बाद किसी से इतनी बातें हो पा रही है, वरना लगता है बाहर की दुनिया से मेरा नाता ही कट गया है। बच्चों के फोन आते हैं, बस उनसे बात कर लेता हूँ। अवश्य दुर्गा प्रसाद जी, मैं आता रहूंगा। आज आपकी बातें सुनकर मन बड़ा भारी हो गया है, भरे गले से मोहन जी ने कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा महीनों बाद आज मन कुछ हल्का हुआ है। दुर्गा प्रसाद जी की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। सच, बड़ी नाइंसाफी की है ईश्वर ने आपके साथ दुर्गा प्रसाद जी। अरे, नाइंसाफी तो क्या ही कहूँगा, इंसान का अपना कर्मफल होता है। शायद यह मेरा पूर्व जन्म का ही कर्म हो। इस बात का भी अफसोस होता है कि 20 बरस घर से दूर रहकर राधा के साथ मुझसे अन्याय ही हुआ है। शायद उसी का यह खमियाजा है। सच कहूँ तो उसके एहसासों की फिक्र थी मुझे, लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। बहन की शादी करनी थी, 3 बच्चों का जीवन संभालना था। मुझे रिटायरमेंट के बाद पता चला कि राधा ने मुझसे छिपकर कपड़े सिलाई का भी काम कर लिया ताकि कुछ आर्थिक सहयोग हो सके। राधा ने एक पत्नी और माँ का दायित्व बखूबी निभाया और मेरे तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार देकर काबिल इंसान बनाया। सोचा था रिटायरमेंट के बाद बच्चे सेटल हो ही जाएंगे तो राधा के साथ समय व्यतीत करूंगा, जो हम एक दूसरे से कभी नहीं कह पाए, मिलकर अपनी हर हसरत पूरी करेंगे। किंतु ईश्वर को मंजूर नहीं था शायद। फिर भी आप धन्य है दुर्गा प्रसाद जी, वरना कौन पति इतने तन मन से सेवा करता है पत्नी की। अरे मोहन बाबू, ये तो हमारा कर्तव्य है, आखिर 7 फेरों का बंधन है। फिर राधा ने भी तो अपने सारे फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अधिक मानसिक तनाव से भी ये बीमारी होती है। कहीं ना कहीं मैं भी उसकी हालत के लिए जिम्मेदार हूँ। ऐसे में अगर मैं उसकी थोड़ी बहुत सेवा कर भी लूँ, तब भी उसके वह मानसिक संताप वाले 20 बरस उसे कहाँ लौटा पाऊंगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी 7 फेरों का बंधन। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। वाकई दुर्गा प्रसाद जी ने बिल्कुल सही कहा, 7 फेरों का बंधन है। अगर पत्नी बीमार पड़ती है तो उसकी सेवा पति को करना ज़रूरी है, और पति बीमार पड़े तो पत्नी तो उसकी सेवा करती ही है। बात सही है ना? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।